नमस्कार, इतना स्वदेश पे आपका कल की तैयारी में स्वागत है। मैं हूं मनीष मेनुगिरी और अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा आपके भारतीय बाजारों में आज कैसा कारोबार हुआ और कल भारतीय बाजारों के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स होंगे जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र होगा, लेकिन वीकली एक्सपायरी के दिन हमने देखा था बाजार में दबाव देखने को मिला। क्या ट्रिगर्स थे और किन शेयरों पे क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपके साथ जो सवाल होंगे उसके भी जवाब देंगे। आप भी चाहें तो इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, कौन सा शेयर आपका पोर्टफोलियो में है, किस भाव पे आपने लिया है, नज़रिया क्या है, मतलब कि आप छोटी अवधि के लिए रखना चाहते हैं या 1 साल के लिए, 2 साल के, या लंबी अवधि के लिए आप शेयर को होल्ड करना चाहते हैं। इन तमाम जानकारियों के साथ आप व्हाट्सअप कर दिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, ट्विटर और फेसबुक पे ET Now स्वदेश को फॉलो कीजिए। फिर आपके किट लिख के स्पेस दीजिए और अपना सवाल वैसे ही भेज दीजिए जैसा मैंने आपको बताया। अपना नाम, अपने शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, कितना है, आप इस शेयर को भेज दें ताकि हमारे जानकार आपकी समस्या को सुलझाएं और उन शेयरों पर क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में बताएं। और आज जो 2 जानकार हमारी मदद करेंगे, आपकी और हमारी दोनों की मदद करेंगे। रवि सिंह होंगे हमारे साथ। इसके अलावा रवि सिंह शेयर इंडिया से होंगे, जबकि मंदार जमसांडेकर होंगे, प्रिसीजन टेक्निकल एनालिसिस हैं। इन दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे। रवि सिंह शेयर इंडिया से होंगे और जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे किन शेयरों पे क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले बाजार का हाल देखते हैं। आज हमने देखा कि बाजार में थोड़ा मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। लगातार तीसरा ऐसा सत्र था जब भारतीय बाजारों में दबाव देखने को मिला। निफ्टी का देखिए आज का हाई 18,297, यानी कि 18,300 के ऊपर टिकने में जो है आज वापस से निफ्टी को दिक्कत हो रही थी और लास्ट के आधे घंटे में देखिए जो है इसमें दबाव बढ़ता हुआ दिखा। इसके अलावा अब जो हालांकि अच्छी बात यह है कि 18,100 के आसपास इसने खुद को होल्ड किया, वहाँ से मामूली रिकवरी देखने को मिली 15-20 अंकों की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना होगा कि क्या 18,100 को ये होल्ड कर पाता है कि निकल के सत्र में, या नई शुरुआत, नहीं अगर वीकली शुरुआत में ये कर पाता है कि नहीं, वरना थोड़ी और गिरावट बढ़ सकती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ भी हमने देखा थोड़ा दबाव देखने को मिला। निफ्टी में 34 शेयर ऐसे थे जहाँ दबाव देखने को मिला था, 16 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली थी। लेकिन इससे उलट आप देखिए ये रेशियो जो है कम से कम निफ्टी बैंक में बेहतर देखने को मिला। 12 शेयरों के इंडेक्स में 7 शेयर ऐसे थे जहाँ खरीदारी का रुझान था, 5 ऐसे शेयर थे जहाँ बिकवाली का रुझान देखने को मिला था। आज करीब 44,000 के ऊपर एक बार इंट्राडे में गया, लेकिन वो इंट्राडे में उसके ऊपर टिकने में कामयाब नहीं हुआ और 43,673 के कैसे कह सकते हैं कि वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली और 43,750 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के मुकाबले कह सकते हैं कि थोड़ी मजबूती लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर स्टॉक्स की बात की जाए कि निफ्टी में कौन से स्टॉक्स थे जो आप परफॉर्म कर रहे थे, जहां गिरावट थी, जहां तेजी थी। अगर सबसे पहले निफ्टी गेनर स्टॉक्स की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस में खरीदारी वापस से लौटती हुई दिखी है। भारतीय एयरटेल, कोटक बैंक और ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहाँ थोड़ी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा HCL टेक, एशियन पेंट, HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स थे जहाँ थोड़ी खरीदारी देखने को मिली थी। अगर निफ्टी लूजर स्टॉक्स की बात की जाए तो डिवीज लैब, SBI, अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक्स थे जहाँ थोड़ा दबाव देखने को मिला। टाइटन जैसे स्टॉक्स थे जहाँ दबाव देखने को मिल रहा था। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, L&T जैसे स्टॉक्स थे वहाँ भी दबाव देखने को मिला। अगर निफ्टी बैंक के गेनर स्टॉक्स की बात की जाए तो जैसा कि देखा आपने कोटक बैंक, ICICI बैंक जैसे शेयर में खरीदारी थी। इसके अलावा HDFC बैंक, चूँकि हेवी वेट आप देखिए जिन बैंकिंग शेयरों का वेटेज इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा है उन बैंकिंग शेयर में खरीदारी देखने को मिली। इसीलिए निफ्टी के गिरावट के बावजूद हमने देखा कि बैंक निफ्टी में मजबूती लगातार बनी हुई थी। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक जैसे हेवी वेट स्टॉक्स थे बैंकिंग निफ्टी के जो जिसमें खरीदारी थी, जिसके दम पे जो है निफ्टी बैंक हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ। निफ्टी बैंक के कुछ लूजर स्टॉक्स देखिए तो कहीं ना कहीं सरकारी बैंकों में थोड़ा दबाव देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, PNB जैसे स्टॉक सरकारी बैंक थे जहां दबाव देखने को मिला। फेडरल बैंक भी जो हमने देखा थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। आज SBI के नतीजे आए तो उसके बाद हमने देखा कि ये थोड़ी ये गिरावट बढ़ती हुई दिखी थी शेयर में। कुछ इंडेक्स की बात की जाए कौन से इंडेक्स थे जहाँ सबसे ज़्यादा आज के ट्रेड में दबाव बनता हुआ दिखा तो ऑटो, IT, मेटल जैसे इंडेक्स है जहाँ दबाव देखने को मिला। PSU बैंक जैसा मैंने बताया 2% की गिरावट के साथ ये इंडेक्स बंद हुआ। IT में लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है गिरावट बनी हुई है। कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जो आज गिरते हुए बाजार में भी एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। कह सकते हैं कि आज के हीरो स्टॉक्स है, तिलकनगर इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने मिली। कल भी हमने बताया था कि कुछ अल्कोहल के स्टॉक्स थे जहां मजबूती थी और आज भी देखिए तिलकनगर इंडस्ट्री जैसे अल्कोहल से जुड़े हुए स्टॉक्स में खरीदारी थी। इसके अलावा पटेल लॉजिस्टिक्स में खरीदारी थी। ई मुद्रा में हमने थोड़ा खरीदारी बनते हुए देखा। एपटेक देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखाया है।
काफ़ी दिनों के बाद एपटेक में अच्छी मजबूती देखने को मिली, 10% की मजबूती देखने को मिली थी एपटेक में। इसके अलावा वालचंद नगर, EIH, जिंदल स्टोर जैसे स्टॉक थे जहाँ पे आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिले हैं। अगर एपटेक, वालचंद नगर, EIH, जिंदल स्टोर जैसे स्टॉक जहाँ मजबूती देखने को मिली, ये इस आज के हीरो स्टॉक्स को देखिए, मैं लगातार आपको यही बता रहा हूँ कि इंडेक्स में भले ही 3 दिनों से थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा हो ऊपरी स्तरों पे, लेकिन छोटे मझोले शेयर में अभी भी खरीदारी का रुझान बना हुआ और लगातार ऐसे शेयर मजबूती दिखा रहे हैं। 10%, 12%, 13% की मजबूती देखने को मिल रही है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स जो 1 साल की ऊंचाई पे आज के ट्रेड में पहुंचते हुए दिखे, इसमें AU स्मॉल फाइनेंस था जहां खरीदारी का रुझान लगातार बना हुआ है। बैंको प्रोडक्ट, एक ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स जहां खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा मिस्टर बैक्टर फूड में भी खरीदारी देखने को मिली, ये भी 1 साल की ऊंचाई पर पहुंचा। चोला इन्वेस्टमेंट, यहाँ भी करीब 3-3.5% की मजबूती देखने को मिली और ये भी आज इंट्राडे में 1 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुँचने में कामयाब हुआ। तो आप चाहे एक 52 हफ्ते को ऊंचाई वाले शेयर को देखिए, छोटे मझोले शेयरों को देखिए, जिसको मैंने आज के हीरो में बताया, ये वैसे स्टॉक्स हैं छोटे मझोले हैं और इसमें खरीदारी लगातार बनी हुई है। तो खासतौर पे 52 हाई पे जो शेयर ट्रेड कर रहा है उन शेयरों पर नज़र बना के चलिए। छोटे मझोले शेयरों पे जो है थोड़ा देखिए कि कौन से छोटे मझोले शेयर है जहाँ खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिख रहा, उस पर जा सकते हैं। अब अपने जानकारों से बात करने का समय आ चुका है। सबसे पहले रवि जी आपसे समझना चाहते हैं, हमने देखा कि भारतीय बाजारों में जो है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। शुरुआत थी, चूँकि वीकली एक्सपायरी थी तो संभावना था कि ऐसा हो सकता था, रिकवरी भी हो सकती थी, पर रिकवरी तो हुई नहीं। तो क्या गिरावट और निफ्टी में होता हुआ दिखेगा या लगता है कि नहीं अब प्रॉफिट बुकिंग का जो पिछले 1-2 सत्रों से जो ये दौर जारी था अब वो खत्म होता हुआ दिखेगा वीकली एक्सपायरी के बाद? आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया और आपने ये भी देखा होगा, गौर किया होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो है लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं से थोड़ा वीक जोन में आ रहा है। अब अगर 18,100 के लेवल के नीचे निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 17,950 तक के लेवल दिखा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कॉल साइड पे देखते हैं तो आपको 18,200, 300 और 400 इनमें पूरी तरह से ओआई जो है वो स्प्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरीके से ये रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सपोर्ट साइड पे देखते हैं तो आपको 18,000 और 17,800 इनके बीच में जो है वो आपको वाई पुट साइड से डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर डेरिवेटिव डेटा को एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट पे पैटर्न भी देखेंगे तो 18,100 के नीचे मार्केट थोड़ा सा और गिरावट दिखा सकता है। और सेम विद द बैंक निफ्टी में भी अगर यहाँ पर 43,800 के नीचे और कामयाब रहता है या फिर 2 दिन की गिरावट यहाँ पर बनी रही तो एक बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी, नहीं तो छोटा मोटा रेंज बाउंड एक्टिविटी ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि ऐसे में स्टॉक और सेक्टर में परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल सकती है। तो ये राय आते हुए सीधे तौर पे कि स्टॉक्स पे जो है नज़र बना के चलिए। मंदार जी क्या राय होगी चार्ट पे, आपको क्या लगता है यहाँ से बाजार थोड़ा सा और कमजोर हो सकता है और क्या इंडेक्स के बजाय शेयरों पर नज़र बनाने के समय आ चुका है? मनीष जी देखिए, बेसिकली मुझे लगता है कि एक इंडिसीजन सा पीरियड है ये, और यानी ऐसी बात है नहीं कि बाजार में इसमें यहाँ पे वीकनेस बनने वाला है और बहुत बड़ा डाउनफॉल यहाँ से बनने वाला है, ऐसी बात है नहीं। थोड़ी अनसर्टेनिटी का व्यू जरूर बनता है। और प्लस क्या है कि अर्निंग्स जो हैं डोमेस्टिक फ्रंट पे जो बाजार को इतने समय से ऊपर ले जा रहे थे, वो अर्निंग्स समहाउ पॉजिटिव साइड पे आने के बजाय थोड़ा सा मार्केट को डिसअपॉइंट कर रहे हैं। तो इसलिए ये मार्केट में थोड़ा सा एक इंडिसीजन का माहौल है। और मुझे लगता है कि ये जो करंट लेवल से 18,050, 18,100 ये बढ़िया सा सपोर्ट बनता है निफ्टी के लिए। तो ये टूटेंगे ऐसे फिलहाल तो नहीं लग रहा है, लेकिन अपसाइड लिमिटेड है जरूर। 18,300, 18,400 ये अपसाइड है। तो ये दो रेंज में फिलहाल बाजार रहेगा। डल सा एक पीरियड है। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन, कम से कम कल का दिन तो इसी तरीके का व्यू बनेगा। नेक्स्ट वीक से शायद बाजार में एक्शन फिर से देखने को मिल सकती है। जानकारी ये मानने का फिलहाल जो है इंडेक्स एक दायरे में फंसता हुआ दिख सकता है, ऊपर की तरफ जो 18,300, 350 का रेंज मान के चल रहे हैं। अब फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। राकेश उपल जी ने जम्मू से सवाल भेजा है, चोलामंडलम फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं। 200 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 140 रुपये के भाव पे, यानी कि अच्छा खासा मुनाफा इनको हो रहा है। वहाँ से हमने देखा है शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है और ख़ासतौर पे बीते अगर 1.5-2 सालों का पैटर्न देखें शेयर में तो लगातार एक अच्छी मजबूती का रुझान बना हुआ है। रवि क्या राय होगी चोलामंडलम फाइनेंस पे, इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, कोई स्टॉप लॉस भी आप बताएंगे क्या? देखिए, इस समय स्टॉक का जो मूवमेंट है उसमें तो चोलामंडलम ने एक
अलग ही परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है और मुझे लगता है कि समझदारी इसमें है कि थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए और खास तौर से लेवल्स के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलना चाहिए और ओवरऑल लोअर लेवल पर अगर 880 के नीचे का क्लोजिंग या अगर बहुत लंबा समय रखना है तो 950 की क्लोजिंग के नीचे अगर जाता है तो स्टॉक से एग्जिट करें, नहीं तो पोजीशन चलने दें यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जो इनिशियल मनी है उसको थोड़ा सा बाहर निकालना चाहिए। अप साइड में 1080 और 1100 के पास आते ही स्टॉक थोड़ा थकता हुआ नजर आ सकता है, तो इससे पहले थके थोड़ा मुनाफा निकाल लीजिए। ये तौर पर राकेश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हो और सबसे अच्छी बात यह है कि बाजार की ही खासियत है, अगर किसी शेयर को आप खरीदते हैं धैर्य से रखते हैं तो एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और काफ़ी कम पैसे में उन्होंने केवल 200 शेयर लिए थे 140 रुपये के भाव पे, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनका मुनाफा देखिए करीब 2 लाख के आसपास होता हुआ जा रहा है। तो राकेश जी, एक तो ये है कि अच्छी बात है मुनाफा हो रहा है, तो मुनाफा को देखिए मत, थोड़ा उसके मुनाफा बुक कीजिए, परिवार के साथ उसको एंजॉय कीजिए उन पैसों का। और बाकी के लिए जो है 950 रुपये का आप एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए, 1080 1100 के आसपास आता है तो वापस से आप इस शो में सवाल पूछ सकते हैं, हमारे जानकार बताएंगे कि क्या करना चाहिए उस समय। जयंतीलाल संघवी जी ने मुंबई से सवाल पूछा है, इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में जानना चाहते हैं। 5000 शेयर के उनके पोर्टफोलियो में है 85 रुपये के भाव पे। जिस तरह से हमने देखा है मंदार की ये जो भी रेलवे स्टॉक्स है उसमें आरबीएल जैसे स्टॉक्स ने तो बहुत शानदार परफॉर्म किया, कई स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसमें एक इरकॉन भी है। हालांकि थोड़ी खरीदारी का रुझान बना हुआ है, रेलवे एक ऐसा सेक्टर जो लगातार परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से सरकार खर्च बढ़ा रही है। क्या राय होगी इरकॉन इंटरनेशनल पे आपकी? मनीष जी देखिए, इस स्टॉक में जिस तरीके का मूव हाल ही में बना है, यानी मार्च अप्रैल और मई, ये अगर आप महीने देखो और इस स्टॉक का मूव देखो तो ये स्टॉक 50 रुपए के लेवल से ऊपर में 90 रुपए के आसपास तक चला, 88 89 का हाई किया। तो इस तरीके का एक 2 महीने में इस तरीके का जो फास्ट मूव होता है, जब भी कोई स्टॉक बना लेता है तो उसके बाद कंसोलिडेशन तो बनता ही बनता है, क्योंकि स्टॉक थक जाता है। जिसने नीचे में खरीदा है वो सीधी बात है ऊपर में बिकवाली के लिए आएगा, प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएगा, और उसी तरीके का एक पीरियड हमें इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। अब पिछले 2 हफ्तों में स्टॉक ने खुद के लिए नीचे की तरफ एक अच्छा सपोर्ट भी बना लिया है, 76 77 के आसपास बढ़िया सा सपोर्ट बना लिया है। तो मुझे लगता है 76 77 ये नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगा और फिलहाल ऊपर की तरफ 87 88 89 इस तरीके का रेजिस्टेंस रहेगा। और ये 2 लेवल्स के बीच में अगले 1 से 2 महीने तो ये स्टॉक यहीं पे ट्रेड करेगा, उससे भी ज़्यादा ट्रेड कर सकता है, लेकिन कम से कम 2 महीने तो यहाँ इस लेवल ये 2 लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद आगे का ट्रेंड जरूर डिसाइड हो सकता है। तो इनकी जो पोजीशन है उसके लिए ये 74 का स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं, 74 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। जब भी ये ऊपर में 88 89 का लेवल ब्रेक करेगा तब हम आगे का व्यू, आगे के जो टारगेट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल 2 महीने कंसोलिडेशन वाले होंगे। बहुत सारे स्टॉक्स के, कम से कम इरकॉन के तो 2 महीने कंसोलिडेशन वाले हैं। जयंतीलाल जी, आपकी राय यही है कि शेयर अभी फिलहाल एक रेंज में ट्रेड करेगा, ना तो बहुत ऊपर जाएगा ना बहुत नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसमें जो है एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 70 के आसपास। और अगर ये शेयर 87 88 के ऊपर जाता है तो फिर आप शेयर को जो अपने स्टॉप लॉस को जो है खरीद भाव के आसपास लेके आ जाइए। शेयर से लेकर फाइनेंशियल केयर तक, ट्रेडिंग कॉल से लेकर इंडेक्स की चाल तक, क्रूड 105 और 100 के नीचे जाता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव सरप्राइज है। हम आपको बताएंगे कहां है कमाई के मौके। ग्लोबल मार्केट्स में हरे निशान के साथ बंद हुए, काफी अच्छी अपमूव देखने को मिली। करेंगे आपके फायदे की हर वो बात जिससे हो बाजार में आपकी दमदार शुरुआत। देखिए खरा सौदा हर ट्रेडिंग डे सुबह 8 से 10 सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर।
Presenting partner IDFC First Bank, always you first. Associate partner Herbalife Nutrition. Knowledge partner Amrita Vishwa Vidyapeetham. Associate partner Ekam, a movement for oneness. टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफ&ओ, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग में आने में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं। मैं डिम्पी कालरा, जुड़िए मेरे साथ सिर्फ 18 हाउस स्वदेश पर। संदीप जी ने मास्टर सवाल पूछा है, जियोजीत फाइनेंशियल के बारे में जानना चाहते हैं। 3000 शेयर के पोर्टफोलियो में 75 रुपए के भाव पे। रवि, क्या राय होगी जियोजीत फाइनेंशियल पे आपकी? देखिए, काफी अंडरटोन दिखाई दे रहा है। एक साल में 20% की गिरावट आ चुकी है। स्टॉक में बहुत ज्यादा कुछ खास वॉल्यूम भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट करी है वो आपकी थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अभी चूंकि यहाँ पर नुकसान भी आ रहा है, 3000 शेयर आपने खरीदे हुए हैं और अभी ये लेवल्स आते हुए नजर नहीं आ रहे। बेटर होगा आप अपना ये पोजीशन स्विच करके आईडीबीआई बैंक को ले लें, क्योंकि उसमें बैंकिंग सेक्टर में और मिड कैप बैंकिंग थोड़े अच्छे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है मनीष जी अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो इनका लॉस भी रिकवर हो जाएगा। और चूंकि मैंने आईडीबीआई इसलिए भी चूज किया क्योंकि वो लगभग इसी रेट के आसपास। तो ये राय आते हुए संदीप जी थोड़ा सा कहते हैं कई बार घाटा बुक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये मान के चलने रवि की गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो उनका ये कहना है कि आप चाहें तो शेयर में स्विच कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप जो है आईडीबीआई बैंक खरीद के चल सकते हैं। राजेंद्र जी ने सवाल पूछा है हरियाणा से, एचएएल के बारे में जानना चाहते हैं। 35 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 2638 रुपये के भाव पे। अगले 6 महीने के नजरिए से जानना चाहते हैं। मंदार, क्या राय होगी? हमने देखा कि डिफेंस स्टॉक्स का परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला और एचएएल ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर साल भर का अगर देखें तो लगातार एक तेजी बनी हुई शेयर में। क्या राय होगी आपकी इस पर? मनीष जी, देखिए एचएएल एक अपट्रेंड में जरूर बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो करंट लेवल से यहाँ पे थोड़ा सा थकेगा। 3100 3150 ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि की तरफ से राय आते हुए कि आपको इस शेयर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। वैसे भी इस शेयर का चार्ट देखिए तो बीते 1-1.5 सालों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। अब जो आज का अगला शेयर होगा सीसीएल प्रोडक्ट होगा, इसमें खरीदारी करने से लगा। प्रभाकर जी ने सवाल भेजा है सीसीएल प्रोडक्ट को लेकर। 1000 शेयर के पोर्टफोलियो में है। मुंबई से उन्होंने सवाल भेजा है 599 रुपये के भाव पे। ये भी एक ऐसा शेयर है सीसीएल प्रोडक्ट जहाँ पे हमने देखा है कि अच्छी तेजी का रुझान बना हुआ है। खासतौर पे पिछले साल अप्रैल से देखिए तो लगातार ये शेयर धीरे 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 करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। रवि, क्या रहा होगी सीसीएल प्रोडक्ट पे? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। यहाँ पे 3 महीने में 11%, एक साल में 65% का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक और अभी भी दमखम है कि 650 से 680 के लेवल टेस्ट कर सकता है। खास बात ये रही है कि प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज हुई है। 52 करोड़ का क्वार्टर का प्रॉफिट बढ़ते हुए अगर अभी देखते तो 85 करोड़ पहुंच चुका है और इसी वजह से स्ट्रॉन्ग दम पे ये स्टॉक चल रहा था। मुझे लगता है कि आपको अपना स्टॉक एक मेंटेन करना चाहिए। 570 रुपए का उसके नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पूरा एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो अभी चलने दीजिए। टारगेट आएंगे आपके 680 से 700 रुपए के बीच में। 680 के पास आता है तो वापस मनीष जी और इति स्वदेश को वापस कॉल करिए और अपनी आगे की राय देखिए। सर, प्रोडक्ट पे ये राय आते हुए सीधे तौर पे कि आप शेयर में जो है अब ये राय आती हुई। अब जो अगला शेयर है, विकास जी ने दौलतगंज से पूछा है। इन्फोसिस के बारे में जानना चाहते हैं। 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 1335 रुपये के भाव पे। नजरिया केवल 3 महीने का है। रवि, क्या राय होगी इन्फोसिस पे? 3 महीने का नजरिया, छोटा नजरिया इन्होंने रखा है। हमने देखा है कि रिजल्ट के बाद शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब एक बात, अच्छी बात तो ये है कि गिरावट पूरी तरह से थम चुकी है। 3 महीने में क्या आपको लगता है कि इनका जो घाटा है वो रिकवर कर जाएगा, थोड़ी मुनाफा वसूल, थोड़ा इनको जो है मुनाफा आता हुआ दिखेगा शेयर में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने 1246 के पास जो है वो इन्फोसिस लिया है। आई थिंक मैं सही हूं तो मनीष जी? जी बोलिए रवि। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए
आईटी सेक्टर में अभी फिलहाल थोड़ा सा निवेश करने से यहाँ पर बचना चाहिए, और इन्फोसिस वो शेयर नहीं है जो अभी आपको प्रॉफिट दे पाए। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपको यहाँ पर लोअर लेवल की बाय की रिकमेंडेशन देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल से भी अभी यहाँ से 5 से 8% की गिरावट आईटी सेक्टर में पूरे पैक में देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप आईटी सेक्टर में देख रहे हैं तो छोटी कंपनीज को फोकस करिए, केपीआईटी, सोनाटा सॉफ्टवेयर, इस टाइप की कंपनीज को फोकस करिए। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, इनसे दूरी बनाकर रखिए जब तक इनमें 5 से 8% की गिरावट और नहीं आ जाती। उसके बाद शायद अट्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा बढ़ेगा। तो आप अभी अगर अपना पैसा मूव करना है तो आप एफएमसीजी की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ जा सकते हैं जिनमें करेक्शन मिलने वाले हैं या मिल रहे हैं, आप वहां पर परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये राय आते हुए इन्फोसिस पे पूनम श्रीवास्तव जी ने सवाल भेजा है नोएडा से। सोलार इंडस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं। 50 शेयर हैं इनके पोर्टफोलियो में, 4072 रुपये के भाव पे, 1 साल के नज़रिए से जानना चाहते हैं। मंदार, क्या राय होगी सोलार इंडस्ट्रीज पे? हमने देखा है कि इस शेयर में जो है, इस शेयर में भी देखिए अगर बीते 6-8 महीने का रुझान देखेंगे तो एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, लेकिन खासतौर पर इस साल इस शेयर में लगातार दबाव बना हुआ है। क्या लगता है कि आपको और भी थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है, या हो गया यहाँ से थोड़ा पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है? मनीष जी, रैली तो नहीं बनेगी, लेकिन मनीष जी देखिए, रैली तो नहीं बनेगी ऐसे लग रहा है, क्योंकि आप अगर पिछले 3 साल का मूव देखो तो ये स्टॉक 800 से 4,500 तक ऊपर में चल चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये यही लेवल्स पे कंसोलिडेट करेगा। 3600, 3650 ये स्टॉक के लिए सपोर्ट बनता है। 4000, 4100 ये स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस बनता है। तो ये लेवल्स के बीच में ये ट्रेड कर सकता है। इनकी जो खरीदारी है वो थोड़ी सी ऊपर के लेवल्स की है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर 2 से 3 साल का होल्डिंग पीरियड है इनका, तो फिर शायद इनको खरीदारी के रेट्स मिल सकते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें 35-80 का इन्होंने स्टॉप लॉस भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, और वो भी इतनी बड़ी मूव ऑलरेडी होने के बाद अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाते हैं, तो करेक्शन जो है वो डीपन हो सकता है। तो इसलिए 35-80 के स्टॉप लॉस से फिलहाल पोजीशन होल्ड कीजिए, और 2 से 3 साल का समय रखना पड़ेगा कि आपको अगर आपकी खरीदारी के प्राइस मिलनी है। उससे ऊपर वाला प्राइस इमीडिएट तो नहीं मिलने वाला है, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और अगला जो पीरियड है ये कंसोलिडेशन का बनेगा। तो सोलार इंडस्ट्रीज पे ये रहते हुए पूनम जी, अगर नज़रिया आपको होल्ड करना है तो थोड़ा नज़रिया आपको लंबा करना पड़ेगा। वैसे मंदार जी, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद है और बार बार आप अपनी आवाज़ को खुद ही म्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अब बात करते हैं कई सारे ऐसे अहम ट्रिगर्स की जिसपे हमने देखा है कि भारतीय बाजारों में असर देखने को मिल सकता है कल के ट्रेड में, क्योंकि आज तो वीकली एक्सपायरी था, तो उसी के नज़रिए से बाजार ने आज कारोबार करते हुए दिखाया। लेकिन कल कई सारे अहम नतीजे भी आने वाले, उसका भी ऐसा होने वाला। और कहते हैं कल जो है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और नई वीकली एक सीरीज़ की शुरुआत होने वाली है। इन तमाम ट्रिगर्स पे बात करने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, कल के लिए क्या अहम ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज के साथ। तो हमारी नज़र होगी यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स पर, जो आज आफ्टर मार्केट आवर्स में आएंगे। इसके अलावा अगर हम भारतीय नंबर्स की बात करें तो जीएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे दिग्गज कंपनी हैं जो अपने नंबर्स पेश करेंगे ये कल। इसके अलावा मदरसम सुमी, रूट मोबाइल, जोमैटो, हिंदुस्तान कॉपर, वाटेक बैग डिलीवरी और मुथूट फाइनेंस जैसे दिग्गज कंपनी अपने नंबर्स कल पेश करेंगे, और इसी के चलते ये स्टॉक्स भी आपके रेडार पर होने चाहिए। कल एक नई लिस्टिंग होने जा रही है, नेक्सस आईपीओ एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने जा रहा है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक हमारे रेडार पर ज़रूर होना चाहिए। कॉर्पोरेट एक्शन की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं, फंड रेजिंग के ऊपर ये कंपनी की बोर्ड की बैठक होने जा रही है, और इसी के चलते ये काउंटर्स फोकस में रहेंगे, और इसमें शामिल है हिंदुस्तान कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेके लक्ष्मी सीमेंट, नारायणा रुदला और पीएनबी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, आरबीआई की बोर्ड मीट है मई 19 को, वो डिविडेंड पे आउट गवर्नमेंट को कितना करेंगे उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी, तमाम बड़े अहम ट्रिगर्स बताने के लिए जिस पर कल भारतीय बाजारों में असर देखने को मिलेगा। कई सारे स्टॉक्स की हमने बात की है, ट्रिगर्स की बात की है। अब आपके फेवरेट सेगमेंट की बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की।
मंदार और रवि, आप दोनों ने कई सारे स्टॉक्स में स्विच करने की सलाह दी है, कुछ स्टॉक्स में आपने निकलने की भी सलाह दी है। तो आज हमारे जो दोनों आप दोनों जो हैं, हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे स्टॉक्स बताइए वीआईपी स्टॉक्स में जिसमें कि अगर वो निवेश करते हैं और थोड़ा नज़रिया लंबा रखते हैं तो अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। शुरुआत रवि आप कीजिए, कौन से आपके तरफ से वीआईपी स्टॉक्स होंगे? बिल्कुल मनीष जी, देखिए कोशिश हमारी ये होती है कि ऐसा स्टॉक लें जो कि आपके पॉकेट को भावे भी और बढ़िया आपको रिटर्न भी दे। और पहला स्टॉक है मेरा रिको ऑटो इंडस्ट्री। हालांकि 1100 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है, 30 के पीई पे है, 2 का करीब ईपीएस है। और खास बात ये कि ये स्टॉक धीरे धीरे करके ऑटो एक्सेसरीज जिस हिसाब से डिमांड यहाँ पर निकल रही बढ़ रहा है और आपको यहाँ पर सेफली रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं करंट भाव से भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म का कॉल है, यानी 6 महीने, 3 से 6 महीने, 8 महीने का कॉल है, तो आप इसको मोमेंटरी फायदा भी उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं। दूसरा दिग्गज स्टॉक है सिंजिक इंटरनेशनल। खासतौर से इसको देखें तो फार्मा सेक्टर में जो अभी ग्रोथ आई है, अच्छे स्टॉक्स में आपको बढ़त दिखी है, उनमें ये स्टॉक अच्छा है। और साथ ही साथ जो आजकल जो मार्केट में पैनिक है, डर है कि गिरावट हो सकती, ऐसे में भी ये स्टॉक आपको कॉन्फिडेंस देगा जो खास तौर से डे टू डे और इंट्राडे के हिसाब से भी ट्रेड करते हैं और लॉन्ग टर्म रखें तो चोखा ही चोखा है। तो मुझे लगता है आपको इस स्टॉक को भी फोकस करना चाहिए। करीब 28,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप, 60 के पी पे 25% का रिटर्न इसने 1 साल में दिया है और अभी अच्छी जगह पे खड़ा है, यानी कि 700 रुपए पे। यहाँ से 780 की चाल इमीडिएट और लंबा अगर देखते हैं 8 महीने 10 महीने का नजरिया रखते हैं तो 850 ये टारगेट हो सकते हैं। तो इंट्राडे का ट्रेड हो या लॉन्ग टर्म का, आपको दोनों में ये स्टॉक्स फायदा दे सकते हैं। तो ये राय आते हुए रवि की तरफ से कि आपको जो है 2 शेयर खरीदारी करने की सलाह दे रहा है वीआईपी स्टॉक्स में। रिको ऑटो 95 का टारगेट, 75 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सिंजी इंटरनेशनल में 780 रुपये का, फार्मा सेक्टर जुड़ी कंपनी है, 680 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। मंदार आपकी तरफ से कौन से वीआईपी स्टॉक्स होंगे? मनीष जी देखिए, 2 स्टॉक्स है। पहला तो है आईडीबीआई, कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव स्टार्ट हो रही है अभी ऐसे लग रहा है, तो इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। 54 का स्टॉप लॉस होगा, 61 का टारगेट होगा। और दूसरा जो स्टॉक है वो है हुडको। इसमें भी लिस्टिंग के बाद अब जाके एक ट्रेंड चेंज काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन इसमें बन रहा है और ऐसे लग रहा है कि ये कुछ महीनों में जो इसका ऑल टाइम हाई है वो छूने की कोशिश करेगा, इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। 54 का स्टॉप लॉस होगा और 67 का टारगेट होगा। आईडीबीआई और हुडको 2 ऐसे शेयर है जिसमें खरीदारने की सलाह दे रहा है मंदार। आईडीबीआई में आपको 61 रुपये का लक्ष्य रखना होगा, 54 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। हुडको में जो है 67 रुपये का टारगेट होगा, 54 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगा। दोनों में 54 रुपये का इन्होंने स्टॉप लॉस दिया। मंदार कोई खास वजह दोनों में 54 रुपये का आपने जो है स्टॉप लॉस लगा? कोई शगुन उगुन तो नहीं है इसमें कुछ? नहीं मनीष जी, देखिए दोनों जो स्टॉक्स हैं वो सेम प्राइस के आसपास हैं, यानी हुडको 57-58 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और आईडीबीआई 56 लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो वो दोनों एक सेम लेवल के वजह से मुझे लगता है कि सपोर्ट लेवल्स भी थोड़े आसपास आ चुके हैं, इसलिए वो स्टॉप लॉस एक सेम लेवल पे है। ये 4 कॉल आते हुए वीआईपी स्टॉक्स के तौर पे सारे स्टॉक्स के साथ आपको जो है टारगेट और स्टॉप लॉस बता दिया गया। आप चाहें तो वापस से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, ET9 के ट्विटर पेज पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं ये वीडियो। रवि और मंदार, आपका शुक्रिया ET9 स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, तमाम शेयरों के बारे में बताने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।